माय निंजास, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जब भी तुम ये लेक्चर देख रहे होगे। वेलकम टू आईसीएसई क्लास 9th एंड 10th। माय नेम इज उपासना भोंगिया एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। आज हम करने वाले हैं 45 मिनट्स में या 50 मिनट्स में, उससे भी कम टाइम में, आपका नया चैप्टर कंप्लीट, दैट इज सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। तो इसका एक वन शॉट होने वाला है जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे बेटा? सक्सेसफुली करेंगे। इट इज गोइंग टू बी अ वन शॉट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, सीड का स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। तो भाई ये दिलासा मैं तुमको एंड तक देती रहूंगी कि अगर तुम पढ़ रहे हो मेरे साथ, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप रट्टों को बिल्कुल भी ना मारो, रट्टों को बाय बाय कर दो और इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ करो। सो योर रूपो मैम विल ट्राई हर बेस्ट कि वो करा पाए आपको यही चीज। सीड की अगर हम बात करते हैं तो जो सीड होता है दैट इज एक्चुअली डेवलप्ड फ्रॉम द ओव्यूल। देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? फ्लावर के बारे में पढ़ा था। तो जो हमारा फ्लावर है वो मैच्योर हो चुका है, ठीक है, डेवलप हो चुका है एंड उसके अंदर फॉर्मेशन हो चुकी है, आपके ओव्यूल मैच्योर हो चुका है और ओव्यूल जो है वो फॉर्म कर चुका है सीड, ठीक है। सो ओव्यूल से सीड बनता है। सीड इज द राइपेंड ओव्यूल। सीड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ये ओव्यूल है जो मैच्योर है, इसके अंदर एक ग्रो करता हुआ एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो इज सीड का बच्चा। तो ग्रो करता हुआ एक एम्ब्रियो होता है जो एक नए प्लांट में डेवलप करता है बेटा। सीड के बाहर एक टफ कवरिंग होती है, उसको सीड कोट बोलते हैं, जो सीड को अगेन मैकेनिकल डैमेज, हवा, ठंड, पानी वानी सबसे बचाएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, मटर के सीड्स, बीन सीड्स, डिफरेंट टाइप्स। फ्रूट क्या होता है? फ्रूट इज एक्चुअली योर पकी हुई या राइपेंड ओवरी। ये बहुत ही सिंपल और फेमस क्वेश्चंस हैं कि ओव्यूल जो है वो सीड बनाता है और ओवरी जो है वो फ्रूट बनाती है। फ्रूट प्रोटेक्ट करता है सीड को, और फ्रूट बेटा प्लांट्स ने इसलिए बनाए ताकि फ्रूट्स अलग अलग जगह पहुंचे, चाहे हमारे थ्रू या एनिमल्स के थ्रू, और उसके जो सीड्स हैं वो जगह जगह डिस्पर्स हो सके, फैल सके, ठीक है। मैंगो, पीपॉट, बहुत सारे फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है ग्रेन। सीड और फ्रूट तो तुमको याद हो जाएगा। ग्रेन क्या होता है? पहली बात, ग्रेन एक फ्रूट होता है, यानी कि जो आप मक्का खाते हो या फिर जो आप व्हीट खाते हो, दैट इज एक्चुअली अ फ्रूट। मैम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? एक डिफरेंट फ्रूट है जिसमें जो फ्रूट की वॉल है और जो सीड का कोट है वो आपस में फ्यूज हो चुका है टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प। तो इनकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है दैट इज पेरिकार्प, जिसमें फ्रूट की दीवार और सीड की दीवार में डिफरेंस ही नहीं है। जैसे मैंगो इमेजिन करो, मैंगो का बाहर का सीड, मतलब सीड और मैंगो का बाहर का कवर, उसके बीच में पल्प होता है जो हम खाते हैं, राइट। बट यहाँ पर ऑल द पल्प इज गॉन। जो सीड की वॉल है और जो फ्रूट की वॉल है वो आपस में कंबाइन हो चुकी है, उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, जैसे कि मक्का, मेज और व्हीट, ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो बच्चा है सीड का। एम्ब्रियो में से ही आगे जाकर रूट्स और शूट निकलेगी बेटा, ठीक है। सो एम्ब्रियो के अंदर एक तो रेडिकल है, रेडिकल रूट से पहले जो स्ट्रक्चर होता है उसको रेडिकल बोलते हैं, और एक प्ल्यूम्यूल है, शूट से पहले जो स्ट्रक्चर होता है उसको प्ल्यूम्यूल बोलते हैं। इतना ही नहीं, इनके लिए होता है खाना। बेटा एम्ब्रियो एक बच्चा है तो बच्चे के लिए खाना भी होना चाहिए, तो स्टोर्ड फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स को सीड लीव्स भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक राजमा देख रहे हो आप, यहाँ पर एक कॉटिलिडन है, यहाँ पर ये जो व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर है दिस इज कॉटिलिडन, एंड यहाँ बीच में कहीं आपको एक ग्रोइंग एम्ब्रियो दिखता है बेटा, यहाँ पर एम्ब्रियो होता है, ठीक है। यहाँ पर इमेजिनरी एक एम्ब्रियोनल एक्सिस भी होती है। देन सीड जो है वो डॉर्मेंट कंडीशन में जा सकता है। डॉर्मेंट कंडीशन का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव कंडीशन। यानी कि अगर सीड को सही ऑप्टिमम टेम्परेचर, पानी या सारे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं तो सीड जो है वो ग्रो नहीं करेगा, इनएक्टिव कंडीशन में चला जाएगा, इसको हम डॉर्मेंट बोलते हैं। सो जब भी फेवरेबल कंडीशन सीड के पास नहीं होती है तो वो डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है। फिर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, है ना, आपने खाए भी हैं, आपको पता भी है सीड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, शेप, साइज, डिफरेंट वेराइटीज। जैसे कि कुछ इतने छोटे होते हैं जो हमें मतलब बहुत ही मुश्किल से दिखेंगे, जैसे कि पॉपी सीड्स और स्ट्रॉबेरी सीड्स, ठीक है, वेरी स्मॉल। फिर उसके बाद कुछ हैं बड़े बड़े, जैसे कि मैंगो, प्लम, ठीक है। फिर है कुछ लार्जेस्ट, सबसे बड़े सीड्स कोकोनट के और डबल कोकोनट के होते हैं। मैंने तो ये कभी नहीं देखा है, तुमने अगर देखा हो तो ज़रूर बताना मुझे। साइज, शेप और जो स्ट्रक्चर होता है ना सीड्स का वो डिफरेंट होता है डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, बट इनका बेसिक स्ट्रक्चर अंदर जो है वो सेम ही होता है बेटा। बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम है, यानी कि हर सीड के बाहर एक सीड कोट होगा, उसके अंदर कॉटिलिडन होगा, ठीक है, एंड उसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी जो कि नए प्लांट को जन्म देगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर हर सीड का सेम है। नाउ ऑन द बेसिस
ऑफ एंडोस्पर्म वी हैव ऑल्सो क्लासिफाइड सीड्स। एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म इज ऑल्सो द स्टोर्ड फूड, जो सबसे पहले बना था डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जिस सीड के अंदर फूड एंडोस्पर्म की फॉर्म में रह जाता है उसको हम एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं। इन सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन दोनों ही लंच बॉक्स हैं बेटा, दोनों ही फूड का खाना है। पहले एंडोस्पर्म बनता है फिर कॉटिलिडन बनता है। पर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म ही मेन टिफिन बॉक्स है, वही स्टोर होकर रह गया, तो कॉटिलिडन थिन फॉर्म में पड़ा हुआ है। तभी हमने क्लासिफाई कर दिया इसको एल्ब्यूमिनस सीड्स कि भाई एंडोस्पर्म पड़ा हुआ है, कॉटिलिडन आएगा तो बहुत कम आएगा। इन सच सीड्स कॉटिलिडन आर थिन एंड मेम्ब्रेनस, एंडोस्पर्म परसिस्ट कर जाता है यानी कि रहेगा। अब इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक वो जिसमें एक कॉटिलिडन है मोनोकॉट्स, एक वो जिसमें दो कॉटिलिडन है डाइकॉट्स। तो मोनोकॉट एल्ब्यूमिनस सीड्स का क्या एग्जांपल है? सीरियल्स, मिलेट्स, पाम। डाइकॉट एल्ब्यूमिनस सीड्स के क्या एग्जांपल्स हैं? पॉपी और कस्टर्ड एप्पल। ठीक है, फिर उसके बाद है एग्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। एंडोस्पर्म ना के बराबर है, बहुत खत्म हो चुका है, कॉटिलिडन ज्यादा आ गया है। सो इन सच सीड्स द कॉटिलिडन स्टोर्स फूड। कॉटिलिडन इज द मेन टिफिन बॉक्स। कॉटिलिडन है तो वो थिक होगा, फ्लैशी होगा। मोनोकॉट एग्स एल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जांपल्स हैं वेलिसनारिया, ऑर्किड्स एंड एमोफोफिलिस। डाइकॉट एग्स एल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जांपल्स है ग्राम पी एंड मैंगो एंड मस्टर्ड। ये आपका एमोफोफिलिस है, ठीक है, वेरी लार्ज। वेलिसनारिया बेटा वाटर प्लांट होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ, ठीक है, इसको आप याद कर लो। ये जो सीड है ये एक डाइकॉटिलिडन सीड है, इसको खोलकर दिखाया हुआ है। बीच में जो ग्रीन कलर का दिखाया हुआ है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, इमेजिनरी एम्ब्रियो है बेसिकली, दिखेगा आपको थोड़ा सा बट इतना प्रोमिनेंटली नहीं दिखता है। ये जो वाइट वाइट एरिया दोनों साइड ये कॉटिलिडन है, रिमेंबर दिस। बाहर जो एक कवरिंग होती है सीड कोट की उसको हम टेस्टा बोलते हैं। बेसिकली दो कवरिंग होती है, बाहर वाली टेस्टा, अंदर वाली टेगमेन। ये बेटा आपके ओव्यूल के बाहर जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं उससे फॉर्म होती है। तो बाहर वाली कौन सी है? टेस्टा, अंदर वाली टेगमेन। दोनों ही प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं बट आपसे बाहर और इनर वाली पूछा जा सकता है। उसके बाद जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का, ये देखो ये वाला जो एरिया दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसके ऊपर वाला जो एरिया है दैट इज योर एपिकोटाइल, और इसके नीचे वाला जो एरिया है उसको हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। एपी का मतलब ही आउटर होता है और हाइपो का मतलब ही बिलो होता है। तो जो बाहर ऊपर की तरफ है, जॉइनिंग के ऊपर की तरफ एपिकोटाइल, और जो नीचे की तरफ है वो हाइपोकोटाइल है। नीचे रूट्स जाएंगी तो यही कहीं आपको रेडिकल मिलेगा, रेडिकल आगे रूट्स बनाएगा, र से रेडिकल, र से रूट्स, याद रखना। एपिकोटाइल के ऊपर शूट बनेगी, है ना, तो ऊपर की तरफ यहाँ पर प्ल्यूम्यूल होगा, प्ल्यूम्यूल शूट बनाएगी। अब लिखेंगे कैसे? क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या आपको करना होगा। देखो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीन सीड्स, ठीक है, आपके घर में भी अलग अलग तरीके की फ्रेंच बीन्स वगैरह आते होंगे बेटा, मम्मी सब्जी बनाती होगी आलू बीन की सब्जी, लीमा बीन, फ्रेंच बीन, ठीक है, राजमा एंड ऑल इज ऑल्सो अ बीन। इनके स्ट्रक्चर को देखोगे तो एक तरफ से कॉन्वेक्स शेप और एक तरफ से कॉनकेव शेप हो सकती है ना। इसको अगर खोल कर देखो तो कुछ ऐसी शेप का आपका सीड होता है, तो एक जगह से कॉन्वेक्स और एक जगह से कॉनकेव शेप है। सीड कोट की अगर हम बात करें तो टेस्टा आउटर मोस्ट होता है, ब्राउन कलर का होता है मोस्टली। तो ये खुद हार्ड होता है ताकि अंदर के पार्ट्स को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, फंजाई से, इंसेक्ट के अटैक से, सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। टेगमेन अंदर वाली लेयर है, ठीक है, टेस्टा के बिल्कुल पास पड़ी हुई होती है और ये भी प्रोटेक्टिव है। तो यहाँ से टेस्टा आउटर, टेगमेन इनर, यही क्वेश्चन बनता है बेटा। ये कॉन्वेक्स साइड हो गई, ये कॉनकेव साइड हो गई। उसके बाद हाइलम क्या होता है? हाइलम इज लाइक अ स्कार। स्कार क्या होता है? निशान। हाइलम एक डिस्टिंक्ट ओवल स्कार है जो सीड के ऊपर आपको यहाँ पर दिखेगा बड़ा सा, और हाइलम के नीचे होता है एक छोटा सा छेद जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल से पानी अंदर जाएगा और बेटा गैसेस अंदर जाएंगी। तो माइक्रोपाइल इज लाइक वेरी छोटा सा गेट, ठीक है, डोर, जहाँ से पानी और गैसेस की एंट्री होगी। एब्जॉर्ब्स वाटर, माइक्रोपाइल का फंक्शन, और गैसेस का आना जाना, ऑक्सीजन आएगी, CO2 जाएगी, इसका आना जाना भी इसी डोर से होगा जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, पाइल यहाँ से पोर, ठीक है। माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग, ये वो ओपनिंग है जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर की होगी बेटा ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर जब पॉलन ट्यूब एंटर कर रही थी तो जिस छेद से वो एंटर कर रही थी दैट इज माइक्रोपाइल, और उस एंड को हम माइक्रोपाइलर एंड भी बोलते हैं। हाइलम वो जगह है, ओव्यूल जो है वो ओवरी की वॉल से अटैच्ड होगा। तो मान लो यहाँ पर अगर हाइलम है तो इधर वो अटैच्ड रहा होगा ओवरी से। तो ओवरी की जो वॉल है
बेसिकली ओवरी के प्लासेंटा से। तो प्लासेंटा वगैरह सब जा चुका है ना, प्लासेंटा इज नॉट रिक्वायर्ड, बट प्लासेंटा की अटैचमेंट इस तरफ थी तो उसका एक निशान रह गया, उसको हम हाइलम बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आता है ये क्वेश्चन। ये एक डिस्टिंक्ट वाइटिश ओवल स्कार होता है सीड के ऊपर। ये रिप्रेजेंट करता है वो स्पॉट जहां पर ओवरी था अटैच्ड, किससे? प्लासेंटा से। अगर मैं इसका रियल डायग्राम दिखाऊं तो ये जो व्हाइट कलर का आपको स्कार दिख रहा है बेटा, जो राजमा वगैरह लोबिया वगैरह पर दिखता है, इसको हम हाइलम बोलते हैं। फिर आ जाओ मेज ग्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द डायग्राम इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द लेबलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोकॉट है एक, ठीक है, मेज इज मोनोकॉट, इसीलिए आप एक ही कॉटिलिडन बनाते हो इसके अंदर। इसका जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, वो यहाँ होती है, रिमेंबर दिस। यहाँ पर भी लेबलिंग सेम रहेंगी। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो एपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल। यहाँ पर भी प्ल्यूम्यूल दिखेगा ऊपर की तरफ, रेडिकल दिखेगा नीचे की तरफ। बट जो ग्रोइंग प्ल्यूम्यूल और रेडिकल है उसके ऊपर भी कुछ लीव लाइक एरियाज होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है कोलियोराइजा। राइजा, र वर्ड बहुत प्रोमिनेंट है, र से याद रखना, र साउंड से, रेडिकल और राइजा। प्ल्यूम्यूल के ऊपर जो सीड लीव्स होती हैं जो उसको कवर करती हैं उसको हम बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। तो पी आ रहा है पी साउंड और पी से प्ल्यूम्यूल। यही क्वेश्चन आता है कि कॉलियोप्टाइल किसको कवर कर रहा है और कॉलियोराइजा किसको कवर कर रहा है। फिर बेटा ये इसकी जो सीड वॉल है ना, ये जो सीड वॉल है इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर। प्लस यहाँ पर सारा खाना स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म, और यहाँ पर सारा कॉटिलिडन स्टोर्ड है। इसके कॉटिलिडन को हम स्क्यूटेलम बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। द कॉटिलिडन इन द मेज ग्रेन इज नोन एज स्क्यूटेलम, एंड एंडोस्पर्म तो ऊपर है ही है। फिर ये जो इसकी मेम्ब्रेन है ना, इसमें भी प्रोटीन होता है और इसको हम एल्यूरोन लेयर बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। प्रोटीन स्टोर्ड है इसके अंदर, वी कॉल इट एल्यूरोन लेयर, ठीक है। सो ये डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए बिकॉज आपको ABCD करके पूछा जा सकता है। मेज ग्रेन एक सिंगल सीडेड फ्रूट है जिसमें फ्रूट वॉल और सीड कोट फ्यूज हो गया है, ठीक है, इसीलिए हम इसको ग्रेन बोलते हैं। बेटा ग्रेन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। मेज ग्रेन सिंगल सीडेड है, इस टेक्स्ट से घबराओ मत, ऑल द पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, रीड इट विद मी। सिंगल सीडेड फ्रूट है, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा ये तो रिपीटेड हो गया, ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है। ये अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो ये तो हमने कर लिया। यहाँ से आ जाओ, इसके अंदर एक एम्ब्रियो होता है साइड एट स्मॉल लाइट कलर्ड ओवल एरिया। अगर तुम ध्यान से मक्के को देखोगे ऐसे लाइट की तरफ, ठीक है, ऐसे अगर तुम देखोगे तो बीच में तुमको एक वाइट कलर का लाइट सा एरिया दिखेगा, वो एम्ब्रियो का एरिया है। उसके ऊपर सारा खाना पड़ा हुआ है जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। अभी तो मक्के का सीजन भी चल रहा है बेटा, एक मक्के का दाना उठाकर देखना, तुमको जरूर बहुत अच्छे से वाइट कलर का एरिया दिखेगा, वहां पर एम्ब्रियो है। बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है उसका? एंडोस्पर्म, बेसिकली टिफिन बॉक्स है उस बढ़ते हुए बच्चे के लिए। बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन लेयर विच इज नोन एज एपिथेलियल लेयर। बेटा इस लेयर की बात हो रही है, ये भी प्रोटीन से बनी हुई है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म इज रिच इन प्रोटीन विच इज नोन एज एल्यूरोन लेयर। तो ये जो एंडोस्पर्म की पूरी बाउंड्री हुई पड़ी है ना, यहाँ पर एक्स क्या है? द एक्स इज एल्यूरोन लेयर, ठीक है, प्रोटीन की लेयर है, प्रोटेक्ट कर रही है। आगे आ जाओ, द एम्ब्रियो हैज सिंगल कॉटिलिडन, द कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज नोन एज स्क्यूटेलम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेज ग्रेन का जो कॉटिलिडन है, सिंगल कॉटिलिडन है, तभी तो हम इसको मोनोकॉट बोल रहे हैं, तो उसके अंदर स्क्यूटेलम बोलते हैं उसको। कॉलियोराइजा, कॉलियोराइजा अ प्रोटेक्टिव शीट फॉर रेडिकल, रेडिकल को कवर करने के लिए है। कॉलियोप्टाइल अ प्रोटेक्टिव शीट फॉर प्ल्यूम्यूल। सो दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो जर्मिनेशन क्या होता है? जब एक सीड एक छोटे से सीडलिंग में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि उसके अंदर थोड़ी बहुत ग्रोथ हो गई है, रूट भी आ गई है और शूट भी आ गई है, ठीक है, इसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं। तो सीड एक डॉर्मेंट एम्ब्रियो को लेकर, डॉर्मेंट मतलब जो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, बच्चा है तो सही बट ग्रो नहीं हुआ है, ठीक है, तो डॉर्मेंट एम्ब्रियो। ड्राई सीड इनएक्टिव रहेगा, वो अपने एम्ब्रियो को ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसके बच्चे को सारी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। जब तक उसको सारी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं मिलेंगी तब तक वो ग्रो नहीं करेगा, इसी को हम डॉर्मेंसी बोलते हैं, मैं बता चुकी हूँ। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सीडलिंग डेवलप्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो। सीडलिंग बेटा एक छोटा सा पौधा होता है, यानी कि ये एक सीड है और यहाँ पर ये जो छोटा सा पौधा दिख रहा है तुमको, जिसकी रूट्स आ गई हैं, शूट्स आ गई हैं, इसको हम सीडलिंग बोलते हैं।
तो सीड से सीडलिंग का जो सफर है दैट इज नोन एज जर्मिनेशन. नाउ व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन? भाई सीड को पानी चाहिए, तभी तो हम खेतों में पानी डालते हैं. बारिशों के टाइम पर कितने ज़्यादा सीड्स वगैरह ग्रो कर जाते हैं. आपके घर में प्लांट्स होंगे, आपको भी पता है सीड ग्रो करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर. तो सीड जो है वो नेचुरल कंडीशन बारिश से भी मिल जाएगा, और हमारे घर में जो प्लांट्स होते हैं हम उसमें भी पानी डालते हैं. वाटर की ज़रूरत क्या है? जो सीड का बाहर का कवर होता है ना, सीड कोट, दैट इज़ वेरी टफ. तो उससे एम्ब्रियो ग्रो करना है तो हम पहले सीड कोट को सॉफ्ट करेंगे. सीड कोट पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और सॉफ्ट हो जाता है. ठीक है, जैसे आपने राजमा बनाने से पहले मम्मी रात को राजमा भिगो देती है बेटा, तो आप सुबह तक उसको देखोगे, उसको उठा के देखोगे, आप राजमा को आसानी से उसके छिलके को अलग कर सकते हो. ठीक है, सो दैट इज द रोल ऑफ वाटर कि सीड कोट जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा. सीड कोट और फूल भी जाते हैं बेटा राजमा, अगर तुम देखोगे पानी में डालने के बाद स्वेल भी हो जाते हैं. सो उससे सीड कोट सॉफ्ट हो जाएगा. रेडिकल रूट बाहर आएगी. अगर आपने कभी स्प्राउट्स बनते हुए देखे हो घर में, है ना, मम्मी स्प्राउट्स बनाती होगी, उसमें छोले होते हैं, दाल होती है, उसमें से वाइट कलर का पोर्शन भी बाहर आता है. तो पहले पानी एब्जॉर्ब होता है, स्वेल होता है, देन सीड कोट सॉफ्ट होता है. फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड फॉर द एंजाइम्स दैट इज इंपॉर्टेंट. अब जो सीड को आगे केमिकल रिएक्शन करनी है, जितनी भी उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, रेस्पिरेशन एंड ऑल, उसके लिए पानी चाहिए बेटा. एंड इट में कन्वर्ट इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म. ये क्या लिखा हुआ है देखो, उसके अंदर इतनी केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी. भाई मम्मी ने टिफिन बॉक्स दे दिया, इसका कॉटिलिडन दे दिया. अब वो कॉटिलिडन या एंडोस्पर्म यूज होगा, इसके थ्रू यूज होगा. दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. उसके लिए भी पानी चाहिए. देन सूटेबल टेम्परेचर. यहाँ से क्वेश्चन आता है, पानी से ज़्यादा क्वेश्चन टेम्परेचर के ऊपर आता है. तो भाई तुम याद कर लो, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर. अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा बेटा? टिश्यूज खराब हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे. और अगर कम होगा टेम्परेचर तो ग्रोथ ही नहीं होगी. 25 से कम है तो ग्रो ही नहीं करेगा. 40-45 पहुंच गया तो खराब हो जाएगा. ठीक है, सो द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द राइट टेम्परेचर विच इज 25 to 35 डिग्री सेल्सियस. फिर ऑक्सीजन. भाई तुम्हें भी तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता है, तुम भी तो ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते. ऐसे प्लांट्स भी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते. आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं. उस टाइम पर तो इनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, बट प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं. जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसमें प्लांट्स ऑक्सीजन को यूज करते हैं. ड्यूरिंग जर्मिनेशन देयर इज रैपिड सेल डिवीजन फॉर विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंड दैट एनर्जी इज brought up by respiration reaction, and for respiration oxygen is important. ठीक है, which among the following part is the seed coat? दो हैं, टेस्टा और टेगमेन. टेस्टा जो है वो बाहर वाली है और टेगमेन जो है वो अंदर वाला है. यहाँ पर टेस्टा होगा आंसर. डैश इज अ पोर ऑन द सीड कोट. वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में आएगा ही आएगा, तो आपको एमसीक्यू या वन वर्ड या किसी भी फॉर्म में पता होना चाहिए. जो पोर है बेटा वो माइक्रोपाइल कहलाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंग प्लांट प्रेजेंट इन द सीड? यंग प्लांट मतलब प्लांट का बच्चा जो सीड के अंदर है, दैट इज योर एम्ब्रियो. Which among the following is formed when the seed germinates to form roots? जब which among the following is formed जब सीड जर्मिनेट करता है रूट्स बनाने के लिए, तो क्या है जो बनेगा, मेच्योर होगा? रेडिकल. ऑप्शन डी. रूट से याद रखना रेडिकल. ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस. एम्ब्रियो के बारे में अगर हम देखें तो एम्ब्रियो प्लांट का बच्चा है, बार बार हम बोल चुके हैं. डाइकॉट के अंदर इट इज अटैच्ड टू द कॉटिलिडन्स. डाइकॉटिलिडन जो अभी राजमा बनाया था देखो, तो कॉटिलिडन से एम्ब्रियो यहाँ पर अटैच्ड होता है. कॉटिलिडन का जो ऊपर वाला हिस्सा है एपिकोटाइल, नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल. इसके अंदर एक रेडिकल होगा, प्ल्यूम्यूल होगा जो शूट बनाएगा. एपिकोटाइल की अगर डेफिनेशन आ जाती है तो कैसे लिखोगे? ये वो रीजन है, जैसे इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पर मान सकते हो. ठीक है, तो एपिकोटाइल इस जॉइनिंग के ऊपर वाला हिस्सा है, तो इसको कैसे लिखोगे? द रीजन ऑफ एक्सिस बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन. यहाँ पे ये एम्ब्रियो कॉटिलिडन से जुड़ा हुआ है एंड प्ल्यूम्यूल. द रीजन ऑफ द एक्सिस बिटवीन, ये कौन सा एरिया है देखो बेटा, यहाँ ऊपर कहीं एपिकोटाइल होगा, है ना, तो और ऊपर कहीं नॉट एपिकोटाइल, वेट, यहाँ ऊपर कहीं प्ल्यूम्यूल होगा बेटा. यहाँ ऊपर कहीं प्ल्यूम्यूल होगा लाइक दिस, जो आगे जाकर शूट बनाएगा. अब प्ल्यूम्यूल से इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का जो हिस्सा है, जो रीजन है, इसको एपिकोटाइल बोलेंगे. तो डेफिनेशन भी इससे बनेगी. नीचे कहीं यहाँ पर रेडिकल होंगी
जो रूट्स बनाएगी, ठीक है। तो वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से लेकर रेडिकल तक का जो हिस्सा है दैट इज नोन एज हाइपोकोटाइल। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एपी मतलब आउटर, तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का आउटर वाला हिस्सा है, हाइपो मतलब बिलो, तो अटैचमेंट के नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। द रीजन ऑफ द एक्सिस बिलो द कॉटिलिडन, बिलो द कॉटिलिडन, सिंपल आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि कॉटिलिडन के जो नीचे वाला हिस्सा है दैट इज योर एपिकोटाइल। नाउ अगेन देयर इज वन मोर डायग्राम जिसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर एक पॉइंट है बेटा, छेद है, इसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, बाहर सीड कोट है, नीचे रेडिकल जा रहा है, ये हाइपोकोटाइल है, ऊपर वाला एपिकोटाइल है, ठीक है। चलो नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एक है एपीजियल जर्मिनेशन और एक है हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन देखो, हाइपो मतलब क्या होता है, बिलो, नाउ कॉटिलिडन रिमेन्स अंडरग्राउंड, ये जो हाइपो वर्ड आया है ना, बिलो, ये कॉटिलिडन्स के रिस्पेक्ट में हमने जर्मिनेशन के टाइप्स बनाए। अगर कॉटिलिडन अंडरग्राउंड रह गया तो हाइपोजियल जर्मिनेशन, बट अगर कॉटिलिडन अंडरग्राउंड है तो बेटा एपिकोटाइल को मौका मिल रहा है सीधा सीधा बाहर रहने का। जैसे अगर मैं सीड ड्रॉ करूं, ये हमारे पास एक मान लो डाइकॉट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ऊपर कहीं एपिकोटाइल है और नीचे कहीं हाइपोकोटाइल है, तो अब कॉटिलिडन तो नीचे ही रह गया, एपिकोटाइल ग्रो करता जा रहा है और सॉइल से बाहर आ गया है। सो पहले ये शूट फॉर्म कर देगा, कॉटिलिडन अभी अंदर ही है, कॉटिलिडन अंदर है तो हाइपोकोटाइल भी अंदर होगा। एपीजियल जर्मिनेशन, कॉटिलिडन अंदर रह गया, हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल इलोंगेट्स फास्टर, तो ये वाली कंडीशन में एपिकोटाइल लंबा ग्रो करेगा। ये अक्सर मोनोकॉट्स के अंदर होता है। डायग्राम मैंने डाइकॉट का बनाया क्योंकि तुम यही बार बार डायग्राम देख रहे हो, बट ये बेटा आपको मोनोकॉटिलिडनस सीड्स के अंदर ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा, जैसे मेज ग्रेन के अंदर। फिर आ जाओ तुम एपीजियल जर्मिनेशन, देखो ट्रिक अगर बताऊं तो उल्टा है, हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल जल्दी बाहर आएगा, ठीक है, कॉटिलिडन नीचे रहेगा। एपीजियल जर्मिनेशन के अंदर हाइपोकोटाइल पहले बाहर आएगा, यानी कि नीचे से हाइपोकोटाइल आ रहा है, हाइपोकोटाइल नीचे था ना, नीचे से हाइपोकोटाइल पहले आ रहा है बाहर ग्रो करने के लिए। ये डाइकॉटिलिडनस सीड्स के अंदर होता है एंड कॉटिलिडन जो है वो पुश किए जाते हैं ग्राउंड से बाहर, कॉटिलिडन के साथ नीचे वाला हिस्सा बाहर आएगा। इफ यू सी इन द डायग्राम हाइपोजियल जर्मिनेशन, अगर तुम देखो तो हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर क्या बाहर आ रहा है, पहले द एपिकोटाइल, वेट सी, ये सीड है, ये रेडिकल है नीचे वाला, और ये बेटा इसका हाइपोकोटाइल हिस्सा है। अब हाइपोकोटाइल के अंदर यहाँ पे देखो, दूसरे वाले पे आ जाओ, एपिकोटाइल इज कमिंग आउट फास्ट, उल्टा है, हाइपोजियल के अंदर एपिकोटाइल पहले बाहर आ जाएगा। तो ये देखो ऊपर वाला हिस्सा, कॉटिलिडन नीचे, कॉटिलिडन बाहर नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा मस्त अपना शूट बना रहा है, ऊपर वाला हिस्सा बाहर आ रहा है, मस्त अपना शूट बना रहा है, कॉटिलिडन नीचे ही रहेगा। दिस इज हाइपोजियल जर्मिनेशन, एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट। हाइपोजियल जर्मिनेशन किस में देखने को मिलता है बेटा, पी में देखने को मिलता है, ऑल्सो इन मेज ग्रेन, क्योंकि ये मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलता है, तो मेज ग्रेन के अंदर भी आपको पहले हाइपोजियल जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। द कॉटिलिडन इज इनसाइड, देखो स्क्यूटेलम इसका अंदर ही है, सिर्फ इसका एपिकोटाइल बाहर ग्रो करता आ रहा है, ठीक है। देखो इसका ये वाला पार्ट नीचे ही रह गया, सिर्फ इसका एपिकोटाइल ग्रो कर रहा है, हालांकि इसमें प्रॉप रूट्स भी आती है, ये तुमको नहीं पढ़ना है। देन बीन सीड, डाइकॉट है बीन सीड, इसके अंदर तुमको एपीजियल जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, कॉटिलिडन खुद नीचे हाइपोकोटाइल को लेकर बाहर आ रहा है। ये देखो ये इसका कॉटिलिडन है, ये वाला एरिया, कॉटिलिडन बाहर आया और हाइपोकोटाइल को लेकर बाहर आ रहा है, सी, और कॉटिलिडन बाहर आकर फुल ग्रो करता है और लीव्स बनाता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपीजियल जर्मिनेशन, ऑलवेज रिमेंबर दीज, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स याद करना। फिर आ जाओ विविपेरस जर्मिनेशन क्या होता है। अगर आपने नदी वदी के किनारे नैट जियोग्राफी चैनल्स वगैरह पर अगर आपने देखा हो, डिस्कवरी वगैरह पर, तो कुछ मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, या फिर अगर तुम गए भी हो घूमने वूमने तो तुमने देखा होगा, नदी के पास मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं जिनको हम राइजोफोरा बोलते हैं, या फिर एक और एग्जाम्पल है इसका सोनोराशिया। इनके अंदर एक अलग तरीके से स्पेशल तरीका होता है सीड जर्मिनेशन का, जिसको हम विविपेरस मेथड बोलते हैं। क्या कहता है ये विविपेरस मेथड क्या है,
इन विच सीड जर्मिनेशन टेक्स प्लेस। सीड यहाँ भी जर्मिनेट करेगा, बट जो सीड है वो अभी भी पेरेंट प्लांट से जुड़ा हुआ है। भाई आपने मैंगो खाया, मैंगो का सीड आपने फेंक दिया, वहाँ पे नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। बट यहाँ पर इमेजिन करो कि मैंगो के सीड के अंदर एक और मैंगो का प्लांट ग्रो कर रहा है, जबकि वो अपने पेरेंट प्लांट से जुड़ा हुआ है। सो ये होता है बेटा वीवी व्हाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। जब जर्मिनेशन हो जाएगी तब प्लांट ड्रॉप होगा, तब प्लांट अपने बच्चे को बाहर, जो बच्चा बड़ा हो गया उसको बाहर भेजेगा सॉइल के अंदर, और वो वहां पर जाकर अटैच हो जाएगा। मतलब सीड की डेवलपमेंट पेरेंट के साथ जुड़े जुड़े हो रही है, ठीक है। दिस हैपेंस किसके अंदर, आपको एग्जाम्पल भी पता चल गया इसका, राइजोफोरा और सोनेराशिया के अंदर। यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक पेड़ है, पेड़ से यहाँ पर पेरेंट प्लांट, दिस इज द पेरेंट प्लांट राइट, इससे जुड़ा हुआ है, इसके अंदर सीडलिंग होगा। यहाँ पर ग्रोथ चल रही है चल रही है चल रही है, रूट्स भी आ गई हैं, लीव्स भी आ गई है, बट जब ये मैच्योर हो गया तब ये पेरेंट से गिर रहा है, ठीक है। when the seed germinates inside the fruit while it is still attached to the parent plant, after germination the parent drops the seedling and fixes itself। तो ये वाली स्लाइड में हटा रही हूँ क्योंकि 2 बार ये सेम चीज लिखी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो विविपेरस जर्मिनेशन। सीडलिंग क्या होता है, जर्मिनेशन हो किसी प्लांट के अंदर और वो एक छोटे से पौधे में कन्वर्ट हो जाए बेटा, दैट इज नोन एज सीडलिंग, ठीक है। अब आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के आते हैं, आपको सीधा फोटो दे दी जाएगी, पिक्चर दे दी जाएगी और आपको बताना है। हम अब इसमें क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम देखेंगे सीड को पानी चाहिए, सीड को ऑक्सीजन चाहिए, सीड की सारी रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो वाटर का कर रहे हैं कि भाई सीड बिना पानी के ग्रो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप एक ड्राई कॉटन ले लो, यहाँ पर वेट कॉटन ले लो, रख दो इस सीड को थोड़ी देर के लिए, आपको दिखेगा कि बीकर बी के अंदर जिसमें आपने वेट कॉटन दी है वहीं पर सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, ये सीड्स जर्मिनेट ही नहीं हुए। तो बिल्कुल बच्चों वाला एक्सपेरिमेंट है यार ये तो, कि सीड जर्मिनेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। दूसरा एक्सपेरिमेंट है अपने पास टेम्परेचर का, कि भाई ऑप्टिमम टेम्परेचर ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया तो सीड ग्रो नहीं करेगा। तो इसके लिए आप टेम्परेचर की कंडीशन से एक जगह प्रोवाइड करो, एक जगह नहीं करो। जैसे हमने यहाँ पर तो नॉर्मल वेट कॉटन वूल लिया और इसको रूम टेम्परेचर पे तुमने रख दिया ग्रो करने के लिए। दूसरे वाले को तुम यार फ्रीजर में भी रख दोगे तो भी तुमको पता चल जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक डब्बा लिया, डब्बे के अंदर हमने आइस क्यूब्स भर दी, आइस क्यूब्स के अंदर अपना बीकर डाल दिया और बीकर में सीड्स को रख दिया। तो टेम्परेचर यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत ठंडा हो गया, क्या यहाँ सीड्स ग्रो करेंगे, नहीं ग्रो करेंगे। तो वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, आपको पता होना चाहिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के लिए हो रहा है। अब एक और एक्सपेरिमेंट है कि भाई ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, सीड को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको अगेन एक जगह ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, एक जगह ऑक्सीजन को गायब करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंट है कि ऑक्सीजन को कैसे गायब करेंगे मैम, वैक्यूम में थोड़ी रखेंगे इसको। ऑक्सीजन को गायब मतलब वैक्यूम क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ पर आपने इस फ्लास्क के अंदर सीड्स डाल दिए, ठीक है, और पानी भी डाल दिया एंड आपने इसको बंद कर दिया, तो एक वैक्यूम ही क्रिएट कर रहे हो एक तरीके से। बट यहाँ पर फ्लास्क के अंदर भी थोड़ी बहुत एयर थी, ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन से अपना काम चला सकता है। हम इस ऑक्सीजन को भी छीनना चाहते हैं जो इस फ्लास्क के अंदर है। यहाँ पर एक केमिकल आप यूज करते हो, दैट इज अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड। ये एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को। यहाँ से बनता है 1 मार्क का क्वेश्चन, एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन गैस। अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड हमने इस फ्लास्क के अंदर एक अलग से बेटा टेस्ट ट्यूब है, उसको लटकाया है, हवा में नहीं लटकी हुई है, एक धागा लेते हैं जिससे हम इसको टांग देते हैं। तो ये अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड क्या करेगा, यहाँ पर पड़ी हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली हमने प्लेन वाटर डाल दिया एंड जस्ट टू सी कि भाई एक्सपेरिमेंट क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं हम, यहाँ पर सीड जर्मिनेट नहीं करेंगे, यहाँ जर्मिनेट करेंगे। बीकर ए कन्फर्म्स, फ्लास्क ए कन्फर्म्स कि विदाउट ऑक्सीजन सीड कैन नॉट ग्रो बिकॉज द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय पायरोगैलिक एसिड, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, पहले एजर्शन रीजन कर लो फिर और एक्सपेरिमेंट्स कराती हूँ। एजर्शन रीजन कैसे करेंगे, यहाँ ABCD तुमको दिख ही रहा है, ठीक है। सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इन एन एनवायरमेंट वेयर ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ केमिकल, इज दिस ट्रू? यस, सीड्स उस एनवायरमेंट में ग्रो नहीं करेंगे जो इससे पहले किया हमने, वही वाला क्वेश्चन है। तो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करेंगे उस एनवायरमेंट में जहां पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया बाय अ केमिकल, केमिकल इज पायरोगैलिक एसिड। अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन एंड मेक्स इट अनअवेलेबल फॉर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग जर्मिनेशन। एब्सोल्युटली राइट।
है ना। तो सीड एनवायरमेंट में ग्रो नहीं करेगा, अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब कर लेता है। दोनों ट्रू हैं। अब इसकी हिंदी बनाकर देखो और दोनों को जोड़ने की कोशिश करो। सीड जर्मिनेट नहीं करेगा एनवायरमेंट में क्योंकि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है, एब्जॉर्ब हो गई है बाया केमिकल। अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड एक केमिकल है जो अनअवेलेबल कर देगा ऑक्सीजन को फॉर रेस्पिरेशन। सेंस बना रहा है नीचे वाला ऊपर की। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। भाई बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, बार बार पूछा जाता है। एक ऐसे ग्लास स्लाइड लेनी है, ठीक है, लैब में करते हैं हम इसको। 3 सीड्स लेते हैं, एक बिल्कुल किनारे पर दोनों साइड और एक बीच में चिपका देंगे, ठीक है। एक ऐसे बीकर लेंगे, उसमें इतना ही पानी डालेंगे कि भाई एक को तो बिल्कुल पानी ना मिले, एक बिल्कुल पानी में डूब जाए, और बीच वाले को आधा लेवल मिले, पार्शियली इन द वाटर। अब ए बी सी में से तुमको बताना है कि कौन सा सीड जर्मिनेट करेगा। भाई बीच वाला है ना, द सीड इन द मिडल will germinate. The seed in the middle will germinate. Answer is why. Question is why, not answer. Question, the seed in the center is growing. Why? The answer would be because it has efficient supply of oxygen. इसको ऊपर से ऑक्सीजन भी मिल जाएगा. It has efficient supply of water. The temperature here is सेम फॉर बोथ, क्योंकि हमने यहाँ कोई ठंडा या गर्म कुछ नहीं दिखाया है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ग्रो कर रहा है, विच इज नियरली 35 डिग्री सेल्सियस ओनली, है ना। सो रूम टेम्परेचर पे है, ये तीनों को रूम टेम्परेचर तो मिल ही रहा है, बट ऑक्सीजन और वाटर दोनों को इसमें मिल रही है। इसको ऑक्सीजन मिली, पानी नहीं मिला, इसको पानी मिला बट प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली, ठीक है, पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो नॉट सफिशिएंट। बीच वाला इसीलिए ग्रो कर जाएगा। तभी तुमने देखा होगा कि हमारी मम्मी जो ग्रो करती है, जैसे मैं अगर स्प्राउट्स ग्रो करती हूँ तो मैं पता कैसे करती हूँ, मैं एक बर्तन ले लेती हूँ, बर्तन के अंदर पानी भर देती हूँ, ठीक है, और फिर उसके ऊपर बड़ी वाली छन्नी आती है ना, एक बड़ी वाली जिससे सूप वगैरह छानते हैं, तो एक बड़ी वाली छन्नी लेती हूँ जो इसको माउथ को पूरा कवर कर ले, और इसके अंदर सीड्स डाल देती हूँ, दाल चना वना जो भी मुझे स्प्राउट्स करना है वो डाल देती हूँ। तो मुझे पता है आधा तो वो नीचे डिप्ड है और आधा वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में है। बेटा एक ही दिन में मुझे पूरे स्प्राउट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। सो मैंने बीच वाली कंडीशन करी, ठीक है। चलो ये तो नहीं करना है हमें आज, कुछ क्वेश्चंस करा रही हूं मैं तुमको। दिस देखो, यहाँ पर हमारे पास, मैंने तुमको बोला था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये तुमको पहले तो पहचानना है किसका डायग्राम है। बेटा ये मेज का डायग्राम है, मेज है ना, मेज ग्रेन का डायग्राम है। अगर तुम लेबलिंग करो तो पी क्या है, एंडोस्पर्म, यहाँ पर फूड सारा स्टोर होता है, ठीक है। और एस, इसने बेसिकली इस लेयर को देखा है तो हम देखेंगे एस क्या है। क्यू क्या है, यहाँ पर क्यू इज स्क्यूटेलम, है ना, क्यू ये वाला हिस्सा है, स्क्यूटेलम हो जाएगा, स्क्यूटेलम, पूरा नहीं लिख रही हूँ। आर क्या है, आर आर द लीव्स, और प्ल्यूम्यूल को कवर करने वाली लीव्स है, तो कॉलियोप्टाइल लग रहा है अभी तो आर, है ना, मैंने ऑप्शंस देखे नहीं है अभी, ये मैं पूरा खुद ही ये डायग्राम को फिगर आउट कर रही हूँ, ठीक है। एस क्या है, एल्यूरोन लेयर हो सकती है, बीच की प्रोटीन से बनी हुई लेयर। अब हम जरा एक बार ऑप्शन से मैच करते हैं कि हमारे ऑप्शंस हैं या नहीं है। तो पी मेरे पास क्या है, एंडोस्पर्म, तो पी हो गया एंडोस्पर्म। अच्छा बेटा इसमें तो पहले से ही पता चल गया अपने को, अगर पी एंडोस्पर्म है, चलो बाकी चेक कर लें। क्यू अपना स्क्यूटेलम है, आर अपना कॉलियोप्टाइल है, और एस एल्यूरोन लेयर है। बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, एक सही पता चल गया, बाकी ऑप्शंस है ही नहीं। पी इसमें रेडिकल लिखा है, उसमें कॉलियोराइजर लिखा है, इसमें रेडिकल है, गलत हो गया है, तो अपना बी इज द राइट आंसर, ठीक है। पहले ही बताया था ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर ये जर्मिनेशन की बात कर रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ जर्मिनेशन। चलो एक काम करना, इसका आंसर तुम मुझे कॉमेंट्स में देना, ठीक है, आंसर इन कॉमेंट्स कि इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान रखना अपोजिट होता है, एपीजियल जर्मिनेशन हाइपोकोटाइल बाहर आ रहा है, हाइपोजियल जर्मिनेशन एपिकोटाइल बाहर आ रहा है, ठीक है। और ये मेज ग्रेन में है तो तुम तो वैसे ही जल्दी से आंसर सोच सकते हो। सो दैट्स इट बच्चा, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। चलो जल्दी मिलूंगी मैं आपसे दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड इन फ्री वीडियोस का फायदा उठाते रहो, जिसमें हम वन शॉट में सारे चैप्टर्स के हाईलाइटेड पॉइंट्स कवर कर रहे हैं एंड कुछ क्वेश्चंस भी देख रहे हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।